मतलब अभी की अगर हम बात करते हैं तो पहले फंडामेंटल राइट्स हमने पढ़ा। फंडामेंटल राइट्स मतलब हर व्यक्ति के पास, जो इंडियन सिटीजन है या फिर आउटसाइडर है, उनके पास कौन कौन से राइट्स हैं, यानी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में समझा। उसके बाद सेकंड चीज हमने पढ़ी, अधिकार जब मिले हैं तो उसके बाद आपके उत्तरदायित्व नहीं, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी में हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जब हमने पढ़ लिया, यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टेट पॉलिसी यानी देश को चलाने के लिए कुछ डायरेक्शन दिए जाते हैं, कंट्री कैसे चलेगी, वो कंट्री जो चलाई जानी है उसके लिए जो निर्देश दिए गए हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो वो तो हो गए हमारे फंडामेंटल राइट्स। कैसे? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है उनको आप कोर्ट से एनफोर्स करवा सकते हो। मतलब अगर आपको नहीं मिल रहे तो हमने बात की थी आर्टिकल 32 और 226। आर्टिकल 32 और 226 के थ्रू आप डायरेक्टली उनको कोर्ट से एनफोर्स करवा सकते हो। फिर हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ड्यूटीज के लिए ऐसा नहीं है ना, ड्यूटीज ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं मानी तो आपके ऊपर कोई केस लगता है, वो चीजें नहीं है। अब अगली चीज जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी वो डायरेक्शंस जिस बेसिस पर स्टेट, स्टेट मतलब ध्यान रखना कंट्री, अपनी पॉलिसी डिसाइड करेगी, उनके बेसिस पर अपनी पॉलिसी बनाई जाएगी, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहली चीज ध्यान रखना है कौन से पार्ट में ये आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policy are outlined in Part 4 of the Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट थे पार्ट 3 में, भाग 3 में। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसमें है, भाग 4 में। इसमें जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल्स हमारे हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। आपको लग रहा होगा कि हमने जो ड्यूटीज पढ़ी थी 51A में थी, ऑब्वियसली इसके बाद आती है, क्योंकि पढ़ा हमने पहले इसलिए दिए क्योंकि थोड़ी उससे जुड़ी हुई चीजें होती है, आसान होता है, पहले ही पढ़ लेना चाहिए। अब आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक होगा। और पार्ट इसका कौन सा है, फोर्थ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपको ये मिलेंगे। अगली चीज आती है कि देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो हमने बहुत सारी चीजें अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से या तो देखकर या फिर उनसे प्रेरणा लेकर, इंस्पिरेशन लेकर उनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन सी कंट्री से हमने इंस्पायर होकर लिया होगा, तो दिस कॉन्सेप्ट वाज इंस्पायर्ड बाय द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। यानी आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1937 का, उससे इंस्पायर्ड होकर, या फिर स्पेनिश जिसे आप बोल सकते हो, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हीं सबसे हमने इसको पिक किया है। which in turn adopt it from the Spanish Constitution. Dr. B.R. Ambedkar regarded these principles as directive aspects of the Indian Constitution. B.R. Ambedkar ने इनको डायरेक्टिव और डिस्टिंक्टिव, मतलब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अलग मान सकते हैं और किन चीजों को ध्यान रख के हमने बनाया, ये दोनों चीजें इसमें मैटर करती हैं। बोल रहे हैं टुगेदर विद द फंडामेंटल राइट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द कोर फिलोसफी एंड एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों मिलकर हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी और कोर प्रिंसिपल को हमें एक्सप्लेन करते हैं कि फिलोसफी क्या है और मेन इनका काम क्या है। इसमें एक पर्सन का नाम आया हुआ है, ग्रेनविल ऑस्टिन, नाम है ना।
ग्रेनविल ऑस्टिन ने बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है वो कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। ये फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए बात बोली जा रही है कि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंतरात्मा मान लीजिए या फिर मेन चीज मान लीजिए, इन्हें हम क्या बोलेंगे, कंसाइंस। ठीक है, और ये हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं फीचर्स, क्योंकि जो भी चीज जुड़ी गई है उस कुछ ना कुछ फीचर्स रहे होंगे। तो फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन एंड स्कोप, द टर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी represent the ideals that guide the state in policy making and law formulation। जैसे मैंने बताया भी था कि जब भी स्टेट यानी कंट्री, जब भी कंट्री कोई रूल और रेगुलेशन बनाएगी तो उसको कौन कौन से आइडियल्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है, वो कहाँ गिवन होंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर गिवन होंगी। किसमें गिवन होंगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। These are constitutional directives or suggestions for the state legislative, executive and administrative functions। अब जो ये डायरेक्शंस हैं, जो निर्देश हैं, वो कौन कौन चीजों के लिए है, मतलब किस किस पर एप्लीकेबल होंगे, तो ये तीनों पर एप्लीकेबल है। लेजिस्लेटिव पर भी है, एग्जीक्यूटिव पर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पर भी है। तो ये चीजें जो है वो इंडिया के तीनों चीजों को एक तरीके से डायरेक्शन देगी कि कंट्री में किस तरीके से सिस्टम को रन करना है। अब जो बार बार लिखा हुआ रहा है स्टेट, वो स्टेट क्या होता है, तो आर्टिकल 36 क्लैरिफाइज दैट द टर्म स्टेट। देखो इससे पहले स्टेट वहां भी बताया गया था फंडामेंटल राइट में भी कि स्टेट क्या होता है। सिमिलरली ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट में भी गिवन है कि स्टेट क्या होता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गिवन है कि स्टेट क्या होता है। तो लिखा हुआ है इन पार्ट 4 होल्ड द सेम मीनिंग एज अ पार्ट थर्ड। लिखा हुआ आ गया कि पार्ट थर्ड में भी था और पार्ट 4 में भी है। यहां ध्यान दीजिएगा, पार्ट थर्ड में भी था और पार्ट 4 में भी है। मीनिंग स्टेट का, तो स्टेट वही है जो 3 में। अब इसमें जो चीजें हमें ऐड और या फिर आप ये समझिए कि और क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, एनकम्पासिंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, इन सभी को भी हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटीज, लोकल यानी पंचायती राज वाला सिस्टम, एंड अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जितने भी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होते हैं उन सभी को हम लोग स्टेट में कंसिडर कर सकते हैं। यानी कहने वाली बात यह है कि उन सभी को जब भी अपने रूल्स वगैरह बनाने होंगे तो ये ध्यान में रख के बनाने होंगे कि हम डीपीएसपी का फॉलो करें, यानी लोगों की भलाई को ध्यान रख के चीजें बनाई जाएंगी। अगला देखिए, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस का मतलब ये हुआ कि इंडिया के इंडिपेंडेंट होने से पहले हम किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस थे और उसका इम्पैक्ट हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में देखने को मिलता है। देखिए, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सिमिलर टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक तो ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये हमारी कंट्री में चल रहा था और इससे हम बहुत इंस्पायर्ड भी हैं। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सिस्टम उस टाइम रन कर रहा था जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो हमको लगा कि यही फॉलो करना चाहिए क्योंकि जो सिस्टम पहले से चल रहा है वो बेटर ही होगा। तो एक तो ये चीज है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर likened these principles to the instructions provided to the Governor General and governors under British rule, explaining that the directive principles are directed at the legislature एंड एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट। कहने वाली बात देखो समझो यहाँ पे, देखो ऐसे नहीं समझना कि ब्रिटिशर्स के रूल गड़बड़ थे। रूल्स तो काफी अच्छे भी थे कुछ कुछ, बस मुद्दा ये था कि जो रूल कर रहा है हमारी कंट्री में उन रूल्स के थ्रू, यानी जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके थ्रू जो रूल कर रहा है वो बाहरी व्यक्ति था, है ना, वो बाहरी संगठन था, इसलिए हमको दिक्कत थी। नहीं तो कई सारे सिस्टम और कई सारे मतलब जो रूल्स और रेगुलेशन थे तो बहुत सही थे, है ना।
तो इसलिए बोला गया है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो लेजिस्लेचर पे इम्प्लीमेंट होते हैं। लेजिस्लेचर मतलब रूल बनाने की प्रक्रिया, यानी संसद। कि जब रूल बना रहे हो ना, तभी ऐसा रूल बनाओ कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हो। बाद में उनको फॉलो करवाना और बाद की चीजों में इम्प्लीमेंट करना उतना बेटर नहीं है। असली फायदा तो तभी है जब रूल्स बनाया जाए, उसी टाइम हम लोग ये ध्यान में रखे रूल बनाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यही बी आर अम्बेडकर का मानना था। अगली चीज है पर्पज एंड विजन। जब भी कोई चीज बनाई जाती है, वो लिखी जाती है, और ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, तो जरूर से कुछ पर्पज रहा होगा, कुछ सोच के बनाया गया होगा। तो पर्पज क्या है और विजन क्या है, वो देखते हैं। The principles outline a broad socio-economic and political framework for a modern democratic state. तो एक आउटलाइन मान लीजिए, या फिर एक तरीके से वे ऑफ थिंकिंग मान लीजिए, कि जो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस होंगे हमारी कंट्री में, वो कैसे जल्दी से मॉडर्न बनाए हमारी कंट्री को, उसको ध्यान में रखकर ये रूल बनाए गए थे, पहली चीज तो। दूसरा इनका एम ये था, द एम टू फुलफिल द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज एम्फेसाइज द प्रियम्बल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मोटिव ये है, जो बातें प्रियम्बल में बोली गई है, प्रियम्बल में क्या बोला गया था, लिबर्टी देंगे, जस्टिस देंगे, इक्वलिटी देंगे, उन चीजों को कैसे अचीव किया जाए, उन चीजों को अचीव करने का जो रास्ता है वो जल्दी मिले, ये काम है डीपीएसपी का, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का। देयर गोल इज टू प्रमोट देयर गोल इज टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। इनका मेन मोटिव ये है कि हमारी कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। कैसा बनाना है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, मूविंग अवे फ्रॉम द कॉलोनियल एरा आइडियाज ऑफ पुलिस स्टेट। क्योंकि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे थे कॉलोनियल एरा से। तो कॉलोनियल एरा वाला जो आइडिया है, उस चीज से हम लोग निकलेंगे और कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाएंगे। तो ये हमारे गोल्स को फुलफिल करने वाला सिस्टम होना चाहिए, हमारे गोल्स को फुलफिल करने वाला सिस्टम। अगला है, द प्रिंसिपल सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। और अगला मेन काम यह है कि कंट्री के अंदर इकोनॉमिकली और सोशली डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश कर पाए। कंट्री के अंदर सोशली एंड इकोनॉमिकली हम मतलब हर किसी का भला हो जाए, पैसे वैसे सबके पास आ जाए, और सोसाइटी में इक्वलिटी हो। सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेवलप करना है। तो कहने वाली बात यही है कि सभी मतलब बहुत ज्यादा गरीब कोई नहीं होना चाहिए, मतलब पॉवर्टी वगैरह रिड्यूस हो जाए, सोसाइटी में इक्वलिटी बनी रहे, यानी कोई भी अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला सिस्टम वगैरह मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत क्वांटिटी में तो रहता ही है, बट ज्यादा नहीं हो। अगली चीज, हम लोग जानते हो फंडामेंटल राइट अगर किसी को नहीं मिल रहे हैं, तो फंडामेंटल राइट को फॉलो करवाने के लिए वो जाता है कोर्ट। क्या डीपीएसपी इसलिए भी कोर्ट में जा सकते हैं? तो देखते हैं, नॉन जस्टिसेबल नेचर है। नॉन जस्टिसेबल नेचर का मीनिंग यही, कोर्ट नहीं जा सकते आप। मतलब कैसे है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। नॉट लीगली एनफोर्सेबल मीनिंग courts cannot mandate their implementation. Courts cannot mandate their implementation. यानी कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करवाने ही पड़ेंगे, ये वाली चीज नहीं कर सकते। यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए आप कोर्ट में नहीं जा पाओगे। However, Article 37 declares these principles fundamental to the governance of the country. लेकिन ये बोला गया है कि कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए, ये जो आर्टिकल है या फिर जो डीपीएसपी है वो फंडामेंटल है, मूलभूत है। एम्फेसाइजिंग दैट इट इज द स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट देम इनटू लॉज। और ये बोला गया है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि जब आप रूल बनाते हो तो वो डीपीएसपी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। क्या बोला गया है कि ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट यानी कंट्री, ये कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेजिस्लेचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है
कि जब भी रूल्स बनाए जाएंगे तो उन रूल्स को बनाने में आपको डीपीएसपीस को ध्यान में रखकर रूल्स बनाने हैं। ठीक है जी, समझ में आ रही बातें यहां तक? हाँ जी, ठीक है जी, देखो आगे। तो बोला ये गया कि रूल्स अगर बनाने हैं तो वो डीपीएसपीस को ध्यान रख के, ठीक है, डीपीएसपी को ध्यान रख के बनाने होंगे। रोल इन जुडिशियल डिसीजन। अगली बात ये बोली जा रही है कि जुडिशियल डिसीजन अगर लेने हैं, कोर्ट के जो डिसीजन होंगे उसमें इनका क्या रोल है। ऑल दो नॉन जस्टिसेबल, बोल रहा है कि हालांकि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, आप इनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स असिस्ट, असिस्ट यानी सहायता करेंगे, कोर्ट्स किनकी सहायता करेंगे, कोर्ट्स की सहायता करेंगे, evaluating the constitutional validity of laws। क्या इवेल्युएट करने में, वो नियम सही है या नहीं। इवेल्युएटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज, वो लॉ सही है या नहीं, उनकी वैलिडिटी को चेक करने में ये बड़ा रोल प्ले कर रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट if a law seeks to implement a directive principle, it can be considered reasonable concerning Article 14, equality before law, and Article 19, freedom, safeguarding from being deemed unconstitutional। बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये चेक कर सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होने चाहिए वो रीजनेबल होने चाहिए, और आर्टिकल 14 और 19 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एक तो रीजनेबल हो, रीजनेबल है नहीं, रैंडम नहीं होने चाहिए, मन मर्जी कुछ भी नहीं लिख देना है। तो पहली बात तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल रीजनेबल हो, दूसरी बात वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग होने चाहिए, यानी आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन नहीं करना है। अगर 14 और 19 का उल्लंघन कर रहा है तो वो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, और उस केस में डायरेक्टिव प्रिंसिपल को चेंज किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 14 और 19 के अकॉर्डिंग है तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल चलेगा। अगला देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हम लोग किस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई ने अगर हमें स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस तरीके के हैं, तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्लिसिटली क्लासिफाई। एक्सप्लिसिटली क्लासिफाई का मतलब ये हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में ये नहीं बताता जो कहता है, बट हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपीस को अपने अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर कंटेंट एंड ऑब्जेक्टिव। किस बेसिस पर, कि उसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेंट क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है उसके। दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री ग्रुप्स, और हम इस बेसिस पर हमारी कंट्री के डीपीएसपीस को तीन भागों में डिवाइड, मतलब तीन तरीके मान के चलते हैं कि ये तीन तरीके के हैं। कैसे कैसे हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, समाजवादी प्रिंसिपल पे आधारित है, सोशलिस्टिक मतलब सभी का भला होना चाहिए। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी का जो थॉट था, गांधी जी का थॉट ये था कि गरीब से गरीब व्यक्ति यानी अंतिम व्यक्ति तक का इंसान का भला होना चाहिए, ऐसे रूल बनने चाहिए। तो पहला तो हो गया सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, थर्ड है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, इन तीन चीजों पर बेस्ड है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये निकल के आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कुछ बातें तो होंगी सोशलिस्ट नेचर की, कुछ बातें होंगी गांधीयन प्रिंसिपल की, कुछ बातें होंगी लिबरल इंटेलेक्चुअल टाइप की। अब इनको हम वन बाय वन समझ लेते हैं कि कौन सी बातें लिखी हुई हैं जो इन ग्रुप में बिलोंग करती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। कौन सी चीजें हैं जो डीपीएससी में लिखी हुई है और वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो देखिए, these principles are rooted in socialistic ideology and aim to establish a democratic socialistic state. They seek to ensure social and economic justice and guide the state in building a welfare state।
कहने वाली बात यह है कि सोशलिस्टिक नेचर की जो डीपीएसपीस हैं उनका एम है एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट बनाने का। डेमोक्रेटिक भी होनी चाहिए और सोशलिस्टिक भी होनी चाहिए। सोशलिस्टिक जो टर्म बार बार आ रही है इसका मतलब होता है सभी का भला करने वाला स्टेट, यानी गरीब लोगों का भी और अमीर लोगों का भी। दे सीक टू एंश्योर, अब देखो जब भला करने की बात कर रहे हैं, भलाई की बात आएगी तो कौन कौन सी भलाई हो सकती है? सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक। जस्टिस भी मिले और उनका वेलफेयर भी हो। कौन कौन से आर्टिकल है? पहला आर्टिकल नंबर 38, वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का भला कैसे होगा? प्रमोट अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। हर किसी को जस्टिस में न्याय मिलना चाहिए और न्याय होता है तीन आधारों पर। पहला है सोशल बेसिस पर, इकोनॉमिक बेसिस पर और पॉलिटिकल। तीनों ही प्रकार के स्फीयर है, तीनों ही प्रकार के क्षेत्रों में हर एक व्यक्ति को जस्टिस मिले, पहली बात। दूसरा, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कम से कम होना चाहिए। मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो असमानताएं हैं इनकम को लेकर, स्टेटस को लेकर, फैसिलिटीज को लेकर, प्रोग्राम्स को लेकर, अवसरों को लेकर, कि कुछ लोगों को ज्यादा अवसर मिल रहे हैं, कुछ लोगों को कम अवसर मिल रहे हैं, ये अनइक्वलिटी धीमे धीमे कम हो। यानी जो ये इनइक्वलिटी है ना, वो रिड्यूस होनी चाहिए। यानी सभी को समान अवसर मिले, सभी को समान मौके मिले, जॉब मिले, है ना, इनकम अर्न करने का मौका मिले। तो ये चीजें डीपीएसपी बताती है। ये हो गए सोशलिस्ट नेचर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट है सिक्योरिंग राइट्स। आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है, मतलब एंश्योर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। यानी हर किसी को, हर किसी व्यक्ति को आजीविका को अर्न, यानी खाने पीने के लिए कुछ बिजनेस करने का या कुछ काम करने का राइट होना चाहिए, ऐसे रूल बने। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड्स। जो सभी की जरूरतों का सामान है वो सभी तक पहुंचे। प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें चीजों का संग्रहण होने से बचाना है। ऐसा ना हो कि वेल्थ या चीजें जो है वो कुछ ही लोगों तक सीमित रहे, तो वो बचानी है। हमें कॉन्सेंट्रेशन होने से बचाना है, इकट्ठा। ठीक है। गारंटी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। किसी की गारंटी दी गई है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी समान कार्य के लिए समान सैलरी मिलेगी फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। पहले होता था कि फीमेल को सैलरी कम मिलती थी और मेन को ज्यादा, लेकिन अभी ये बोला गया है कि किसी भी सरकारी क्षेत्र में समान कार्य के लिए समान सैलरी होगी। प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज। बच्चों को, बड़ों को, वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज से बचाना है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और ऐसी अ, अवसर या फिर ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी है जिससे, या फिर ऐसे अवसर या मौके देने हैं जिससे बच्चों का हेल्थ का विकास हो, यानी हेल्दी रहे बच्चे। और कौन सी चीजें हैं सोशलिस्टिक वाली? इक्वल जस्टिस, लीगल एड। यानी हर किसी व्यक्ति को जस्टिस मिलनी चाहिए, और अगर वो अपने लॉयर वगैरह करने का लायक नहीं है तो लीगल एड भी उनको मिलनी चाहिए, लीगल सहायता मिलनी चाहिए। प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड एंश्योर फ्री लीगल एड फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड। जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको फ्री में लीगल एड यानी लॉयर प्रोवाइड कराया जाता है। वो बात अलग है, अब जीतेगा हारेगा अलग केस है, बट मिलेगा जरूर। देन है राइट टू वर्क एंड असिस्टेंस। आर्टिकल 41 में, यानी सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। ठीक है। तो हर किसी व्यक्ति को राइट टू वर्क है, यानी काम करने का अधिकार है, और काम के लिए उचित माहौल मिले इसकी भी व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी। वर्क प्लेस एंड मैटरनिटी प्रोविजंस। जहाँ पे काम किया जाता है वहां पे मातृत्व प्रोविजन, यानी जैसे कि आप जानते हो कि मैटरनिटी की लीव मिलती है 6 महीने की अपने जॉब से, और सैलरी भी मिलेगी। तो एंश्योर जस्ट ह्यूमेन वर्किंग कंडीशन एंड प्रोवाइड मैटरनिटी लीव। तो बोला गया है कि उचित सुविधाएं होनी चाहिए, ह्यूमेन यानी मानवता के, मानव के जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं, और मैटरनिटी बेनिफिट होने चाहिए, यानी जो फीमेल हैं उनको मैटरनिटी लीव मिलनी चाहिए, पेड सैलरी भी मिलेगी और छुट्टी भी मिलेगी। देन है लिविंग वेजेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ।
इसका मतलब ये होगा कि काम करने के बदले में कितना पैसे मिलेंगे, वेजेस क्या होंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहनी चाहिए। तो गारंटी अ लिविंग वेजेस, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डिसेंट ठीक ठाक, एंड एक्सेस टू सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर, और वर्कर जो है उनको ठीक ठाक माहौल मिले। देन है वर्क पार्टिसिपेशन, आर्टिकल 43 ए में दिया हुआ है, प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी कहने वाली बात है कि वर्कर्स को सिर्फ वर्कर की पोजीशन पे नहीं रखना है, धीमे धीमे उन्हें प्रमोट भी करना है, मैनेजमेंट वगैरह में भी लेके जाना है। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, आर्टिकल 47 में दिया गया है, रेज न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, इम्प्रूव लिविंग कंडीशन एंड एनहेंस पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड और लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना है, बेहतर बनाना है। तो ये तो जो 8 पॉइंट हो गए वो तो हो गए किस चीज के, सोशलिस्ट नेचर के हो गए। अब हम बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल के, कि गांधीयन प्रिंसिपल्स में क्या क्या चीजें आती है वो देखिए। A Gandhian principles included in the directive principles of state policy are inspired by Mahatma Gandhi's vision of social and economic reconstruction। तो गांधीयन प्रिंसिपल नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये महात्मा गांधी जी की सोच या फिर आइडियोलॉजी पर बेस्ड होंगे, और महात्मा गांधी की थिंकिंग कैसी थी, वे ऑफ लिविंग कैसा था, क्या थॉट प्रोसेस था, उसको बेस्ड है ये। एज आर्टिकुलेटेड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, और ये कब निकल के आया सामने कि महात्मा गांधी किस तरह से सोचते होंगे, जब महात्मा गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट चलाए। तो महात्मा गांधी ने ऐसा नहीं बोला कि मेरे प्रिंसिपल है, लाओ ले जाओ इनको लिख देना डीपीएसपी में, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब महात्मा गांधी जी ने कुछ मूवमेंट रन किए तो उनमें जो उनका सिस्टम था, जो उनका तरीका था, उसे बोला गया है गांधीयन प्रिंसिपल। These principles aim to realize Gandhi's ideas through the following directives of the to the state। क्या क्या है ये डायरेक्टिव्स? पहला है विलेज पंचायत, आर्टिकल 4 में दिया हुआ है, गांव में पंचायत होनी चाहिए। एस्टेब्लिश विलेज पंचायत and grants them sufficient work power and authority to function in unit as self governance। ना सेल्फ गवर्नेंस, खुद कैसे काम करना है उसके लिए विलेज पंचायत होनी चाहिए। देन है कॉटेज इंडस्ट्रीज, encourage the development of cottage industries in rural areas either individually or through cooperative efforts। यानी कहने वाली बात है कि छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाइए। देन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43 में, सपोर्ट द वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कुल मिला के लोगों के सहयोग से लोगों के लिए कुछ सोसाइटीज बनाकर उनको रन करना है और लोगों को फायदा पहुंचाना है। ये हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटीज। वेलफेयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप वो लोग होते हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी, यानी जो हाशिए पे रह गए हैं, यानी साइडलाइन जो लोग रह गए हैं, उनका भी वेलफेयर करना है। तो बोल रहे हैं प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribe and other weak sections, protect these groups from exploitation and social injustice। तो इन ग्रुप को, इन लोगों को एक्सप्लोइटेशन से बचाना है और सोशल इनजस्टिस से बचाना है। अगला है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट मतलब होता है कि हार्मफुल जो ड्रग्स होते हैं, एल्कोहल जो है उसको बैन करना है। बैन द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स हार्मफुल टू हेल्थ। वो एल्कोहल और ड्रग जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है उनको बैन कर देना है, ये डीपीएसपी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन प्रोटेक्शन ऑफ कैटल, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ। स्लॉटर मतलब बूचड़ खाने, यानी कट करना अलाउड नहीं है। काउ, calves and other males and draught animals while working to improve their breed। ठीक है, वर्किंग मतलब कहने वाली बात ये है कि हमें किसी भी प्रकार के एनिमल जो ये इस कैटेगरी में आते हैं उनको कट नहीं, मारना नहीं है बेसिकली, है ना, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराना है। तो ये हो गए गांधीयन थॉट। अब आते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स पर। The liberal intellectual principle is a directive principle of the state policy, reflect the ideology of liberalism, and aim to guide the state in achieving various progressive objectives।
लिबरल है, लिबरल का मतलब सभी का भला होना चाहिए, और इनके थॉट थोड़े बड़े टाइप के होते हैं। इनमें पहला था यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी हर सिटीजन के लिए इक्वल रूल्स और रेगुलेशंस। नेक्स्ट है चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, की बच्चों को बचपन से ही सहायता और एजुकेशन मिलनी चाहिए। प्रोवाइड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल द रीच द एज ऑफ 6 years। 6 साल की उम्र तक उनको फ्री, मतलब सब कुछ मिलना चाहिए। हालांकि फ्री लिखा नहीं है, बट मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करता है मोस्टली फ्री होती है चीजें। देन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर को मॉडर्न करना है। डेवलप एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यूजिंग मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक्स, मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक से फार्मिंग वगैरह करना है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, आर्टिकल 48 में दिया हुआ है। सेफ गार्ड एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्टिकल 49, जो भी हमारी राष्ट्रीय धरोहर है उनको प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, जैसे कि मॉन्यूमेंट है, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्ट और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल इम्पोर्टेंट। देन है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, हमारी कंट्री में जुडिशरी होनी चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट पब्लिक सर्विसेज। देन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन होना चाहिए, आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है। Promote global peace, security, uphold just a honorable relation between nations, respect international laws and treaty obligations, and encourage arbitration for resolving international dispute। कहने वाली बात है कि आपसी सहयोग वगैरह होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल प्रमोट करना है पीस को विभिन्न देशों के बीच में और कंट्री के अंदर भी।